लोकसभा को लेकर महाराष्ट्र में जो गठबंधन है जो चालू है, कैसे देखते हैं मराठा आरक्षण को लेकर इलेक्शन में विकास हो रहा है, क्या बोलेगा? इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से इम्तियाज़ साहब दे पाएंगे, क्योंकि वो और यहाँ के एमपी हैं और हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं, तो वो आपको जवाब दे सकते हैं। आप अच्छा ठीक है, आप जो असद साहब से पूछते हैं मैं बात करूँ। आपसे जानना चाहते हैं हम लोग कि आपको महाराष्ट्र बाहर से महाराष्ट्र की राजनीति कैसे दिखती है? मुझे ये दिख रहा है कि इंशाल्लाह इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 साल पहले यहाँ की आवाम ने, जनता ने बिला लिहाज समुदाय को देखे, मज़हब को देखे, कास्ट को देखे, एक हिस्टोरिकल कामयाबी इम्तियाज़ जलील साहब को दी है। और मेरी नज़र में इम्तियाज़ जलील साहब ने बहुत बेहतरीन तरीक़े से औरंगाबाद की जनता की खिदमत की, उनकी तकालीफ को, उनके मसाइल को पार्लियामेंट में उठाया। पार्लियामेंट के बाहर भी उन्होंने कोशिश की, जैसा आज एक PIL में खुद वो जाकर कोर्ट में बहस किए। और इम्तियाज़ साहब को ये था कि सिर्फ कोविड के 2 साल तो उसमें ख़राब हो गए, पूरे देश में कोविड था, तो जो लिमिटेड 3 साल का टाइम इम्तियाज़ साहब को मिला, उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन था, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस था। और मुझे यकीन है कि यहाँ की जो जब मतदान होगा 13 मई को, यहाँ पर जितने वोटर्स हैं वो दोबारा औरंगाबाद को कामयाब करेंगे, यहाँ की जनता को, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी को कामयाब करेंगे, क्योंकि ये जो प्यार मोहब्बत का जो माहौल यहाँ पर मजबूत हुआ है और उसी को लोग आगे बढ़ाएंगे। डेवलपमेंट भी हुआ है, विकास का काम चल रहा है, तो मुझे यकीन है कि दोबारा इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम इम्तियाज़ जलील साहब को अपना MP बनाकर उनको कामयाब करेगी। क्योंकि दूसरी जानिब जो पार्टीज़ हैं उनके उम्मीदवार भी नहीं, वो उनकी जो राजनीति है वो नफ़रत के ऊपर बनी हुई है। वो गलतफहमी फैलाना, गाली देना, दिलों को तोड़ना, इम्तियाज़ साहब उसके ऑपोजिट में काम किए, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अच्छा नतीजा आएगा और दोबारा इम्तियाज़ जलील साहब इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जनता के MP बनकर पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी और उनकी आवाज़ बने। कोई पार्टी अपना उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर रही है। रिंगन में पहला पहलवान इम्तियाज़ जलील है, बाकी पहलवान आने के। तो हमने तो इम्तियाज़ जलील साहब के कैंडिडेचर का ऐलान कर दिया और दूसरी पार्टीज़ अभी देख रही है। ठीक है, उनका प्रेरोगेटिव है, मगर हम तो अपना काम शुरू कर चुके हैं और पूरी जनता का आशीर्वाद, पूरे गरीब और ज़ईफ़, बुज़ुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, सबका साथ है और इंशाअल्लाह ज़रूर इम्तियाज़ साहब यहाँ से दोबारा MP बनकर कामयाब हो। सर कोई गठबंधन हो रहा है या किसी से बात हो रही है? तीसरा सवाल हो गया आप एक अकेले। नहीं, मैं 13 से बढ़ कर नहीं जाऊँगा, 3 हो गए। प्रकाश अम्बेडकर साहब से आपकी बातचीत हो रही है क्या इस मामले में? नहीं, बाड़ा साहब से हमारी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है और मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मैं इम्तियाज़ साहब, हमारी पार्टी के तमाम लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, करते रहेंगे। वंचित सोबत पुन्हा आघाडीचे संकेत देत आहे इम्तियाज जलील, कसं काही बोलणं सुरू आहे? वंचित बहुजन आघाडीला पुन्हा सोबत घ्यायचं आहे का? वंचित के साथ जाएंगे क्या? इसको साथ में लेंगे? तो अभी जो रिपीट किया वही वो आप सुन लो आप। संजय राउत ने आज बुल्ढाना में सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में पैदा हुए और दिल्ली से पूरी सत्ता चला रहे हैं और महाराष्ट्र में नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस तरह गांधी को मारने वाले कहाँ पैदा हुए थे? गोडसे कहाँ पैदा हुआ था? ये जो मुंबई की सड़कों पर फसाद हुआ था, जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए थे, उनको मारने वाले कहाँ पैदा हुए थे?
भिवंडी के फसाद में जो गरीब लोग बर्बाद हुए, उनको बर्बाद करने वाले कहाँ पैदा हुए थे? तो ये सब सोचना पड़ेगा। तो ऐसा है ना, को घर को आग लगी, घर के चिराग से का मामला है ये। तो हम तो आग बुझाने वाले हैं और हम अमन को मजबूत करना चाहते हैं। अब ये जो महाशय का आप नाम लिए, वो 2014 में कुछ और बोल रहे थे। 2014 में क्या बोले वो? हिंदू हृदय सम्राट, इन्होंने अपना लिखे भी थे आर्टिकल में। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, देखो आप। तो ये इनका ये चल रहा है। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि सियासत करते हुए संविधान को बचाने के लिए हमने चेंज किया है, खुद क्यों परिवर्तन? वो कभी अपने लिखे हुए एडिटोरियल्स को पढ़ लें तो उनको आईना दिख जाएगा। अब पाँच सवालात हो गए, 6 हो गए। किसके ऊपर? देखिए, एक बात सुनिए, मैं कोई बादशाह का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं आपका स्पोक्स पर्सन हूँ, आम जनता का स्पोक्स पर्सन हूँ। और सुनिए, भारत को संविधान मिलने के बाद ही कोई राजा नहीं रहा, सब बराबर हो गए। तो हम बात करेंगे संविधान के दायरे में रहकर आज़ादी की लड़ाई में सबने हिस्सा लिया था। अब ये बादशाह के बारे में मैं बोलूँ, उनका स्पोक्स पर्सन बनूँ, मैं नहीं बन सकता। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ। ये अभी मैं इम्तियाज़ साहब जो है ना, ये जितने बड़े कंपनी के लोगों ने 8,000 करोड़ मोदी जी को दिया, 1700-1800 करोड़ कांग्रेस पार्टी को दिया, 1500 करोड़ के करीब ममता बनर्जी को दिया, 1100 करोड़ के करीब बीआरएस पार्टी को दिया, डीएमके को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, बीजू जनता दल को दिया, आरजेडी को दिया। मगर इन तमाम लोगों में ये जो ख़रीदार थे, ये बिकने तैयार हो गए। ख़रीदार इनको ख़रीद लिया और हमारी बैड लक बोलिए या गुड लक बोलिए, हमको एक पैसा नहीं मिला, मगर फिर भी हमारे गले में सांप है बी टीम का। ये तमाम के तमाम बिकने तैयार हो गए। बड़ी जो बोली लगाया। अच्छा, हैरत की बात यह है कि आप और हम जानते कि गरीब बर्बाद होता, किसान बर्बाद होता किस पे? लॉटरी में। लॉटरी देने वाला 1300 करोड़ रुपए देता है। क्या है भाई, ये तो इनकी लॉटरी उठ गई। अच्छा, कोई भी जो दिए, इतने बड़े बड़े जो सेठ लोग दिए, सेठ लोग तो फ्री में नहीं दिए ना। सेठ लोग ये बोल के नहीं दिए कि मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया, उसके लिए दे रहा हूँ। सेठ लोग इसलिए दिए कि आपको अगर 100 करोड़ का बॉन्ड मिला तो सेठ बोला कि सेठ उसमें एक ज़ीरो बढ़ा के मेरे को काम देना। फ्री लंच नहीं है। 100 करोड़ दिए, 1000 करोड़ का उनको फ़ायदा हुआ। कोई 300 दिया तो 3000 करोड़ उसको दिए। इसको ये क्विड प्रो क्यों जो बोलते हैं, तब सबको हुआ है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, सही करार दिया। मगर जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार ये बोलते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खाए हैं उनसे वसूल करूंगा, या तो खा के हजम करके डकार ले रहे। अब बताओ, 8000 करोड़ रुपये, 8000 करोड़, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का भी बजट इतना नहीं है, उतना बजट नहीं है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इसमें इस हम्माम में पूरे पार्टियां नंगे सिवाय एमआईएम पार्टी के। लेकिन एसबीआई ने इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जिसने खरीदा वो आपके तेलंगाना से आते हैं, मेगा इंजीनियरिंग कंपनी। 80-90% तेलंगाना जो बॉन्ड खरीदे ना पूरे हैदराबाद में है, और हैदराबाद के एमपी को सुक्का मार दिए। आने पूरे के पूरे तालाब से पानी लेके चले गए, हम ही प्यासे रह गए। आपको लगता है ऐसी क्या बात है कि हमको खरीद नहीं सके? आप सोचो बात।
हमको खरीद नहीं सके, ये सब के सब बिक गए। देखो आप, सर यूपी के बदायूं में 2 बच्चों का मर्डर होता है, उस इल्ज़ाम में एक जावेद नामी शख्स को एनकाउंटर पे मारा जाता है। देखिए वो जो वाक़या हुआ है वो एक क्रिमिनल वाक़या है और उसकी हम स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में उसका कंडेम करते हैं कि मासूम बच्चों का कत्ल करना ये कोई इंसान नहीं कर सकता, और इस तरह से उनको कत्ल करना, उनको मारना, हम उसका कंडेम करते हैं। और हम फिर से कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट्स हैं, अदालत है, कानून है, तो कानून से उनको पनिशमेंट दिलावा, रूल ऑफ लॉ से देश को चलाइए, रूल ऑफ गन से मत चलाइए। मगर वो जो ट्विन मर्डर हुए, हम उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वे में उसका कंडेम करते हैं। हाँ, भारत में कितने सीटें चुनाव लड़ने वाली? अभी तो हम हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। महाराष्ट्र में और कहां पर लड़ेंगे ये इम्तियाज़ साहब आपको बता देंगे, खुले तौर पर बताएंगे या अब अनऑफिशियली बताएंगे। अकोला नांदेड़ है क्या? हाँ, अकोला नांदेड़ बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं इनके। तो बिहार के ताल्लुक़ से भी अख्तरुल ईमान साहब और यूपी के ताल्लुक़ से हमारे शौकत साहब बताएंगे आपको। इल्ज़ाम किए जाते हैं, वो भाजपा में जाते हैं, उसके बाद वो अच्छी तरह से काम करने लग जाते हैं। अभी राज ठाकरे भी अमित शाह से मिलने गए थे दिल्ली। वो मेरे को क्या करना है, किससे ही मिले जाके, मैं क्या बोलूँ उस बारे में। मगर ये है कि मेरे को याद आ रहा है एक टीवी स्क्रीन, उसमें वीडियो याद आ रहे मेरे को, तो नहीं मालूम शायद पिक्चर वो ख़त्म हो गई अभी। हिमाचल प्रदेश में कई सारे मुसलमानों की जो शौक है, हाँ, वो जो समाजी सोशल बाइकॉट का धमकी दी जा रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है, और वहाँ के प्रदेश की सरकार को इसको रोकने की ज़रूरत है। ये सोशल बाइकॉट, अनटचेबिलिटी संविधान में इलीगल है, ये गलत है ये, और ऐसा होना बहुत गलत है। ये कई सारे एप्लीकेशन आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे आप? मैं भी पार्टी हूँ उसमें, तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि CAA को आपको NRC और NPR से जोड़ के देखना है। हमने जब मेयर इम्तियाज़ जलील साहब ने उस बिल को फाड़ा था और हमारी पार्टी की तरफ से हमने कहा था कि CAA को अकेला मत देखिए, आप NPR NRC बनाएंगे, तो उस वक्त के होम मिनिस्टर और अभी होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि OECD इस देश में NPR NRC आएगा, हमारे मैनिफेस्टो में ये बात शामिल है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाइए, मीडिया के लोग आपके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाइए, क्योंकि NPR NRC होगा तो उसमें जैसा यहाँ पर ये कौन सा इलाका है, ये रशीदपुरा में यहाँ का ऑफिसर यहाँ की लिस्ट बनाएगा नामों की, और नासिर सिद्दीकी के नाम को कोई डाउटफुल बोल देगा तो इनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि इनको बताना पड़ेगा। और इस देश में खाली 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, ओनली 5%। आधार कार्ड आप लोगों ने है, आधार कार्ड जाके घर को देखो, पीछे लिखा हुआ है कि वो भारत की सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो ये लोग बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं। इनका असल मकसद ये है कि CAA को लागू करके NPR NRC कराई जाए, ताकि इसमें अल्पसंख्यक समाज को अपने ही देश में परेशान कर दिया जाए। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि क्या जब ये अभी जो अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्टर थे, क्या नाम उनका, अभी जो मिनिस्टर हैं, नहीं वो आसाम, उन्होंने रिटन जवाब दिया था पार्लियामेंट में 2014 में कि NPR NRC होगा। अभी आसाम में जो NRC हुआ उसमें 19 लाख लोग के नाम नहीं आए, जिसमें से 11 लाख हमारे हिंदू भाई बहन।
उनको आसाम का मुख्यमंत्री बोलता है कि उनको हम CAA से सिटीजनशिप दे देंगे। वो जो 1 लाख 1.5 लाख मुस्लिम माइनॉरिटी है, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस लेना पड़ेगा। हम कभी भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो हिंदू भाई, सिख भाई आ रहे हैं, ईसाई आ रहे हैं, उनको सिटीजनशिप देने के खिलाफ नहीं रहे। बीजेपी ये बता दे कि क्या उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। और फिर ये जो इनका जो मामला है कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहे हैं, भाई श्रीलंकन तमिल्स का क्या होगा? श्रीलंकन तमिल्स भी है, टिबेटियंस भी है, हाँ नहीं, उनका आप क्या करेंगे? अच्छा, जिनको आप सिटीजनशिप देंगे, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई आ गए, उनको दलित स्टेटस मिलेगा नहीं मिलेगा? उनको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? और फिर ये कट ऑफ डेट क्या लिखे? 2014, यानी उसके बाद उनके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा क्या? तो ये मकसद क्या है कि देश में NPR NRC करो और यहाँ के गरीबों को, शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट को और माइनॉरिटीज़ को परेशान करो। ये इनका असल मकसद है। सर, अब की बार 400 के पार क्या बीजेपी का ये नारा सच में होगा? सर, इंडिया आघाड़ी का परफॉर्मेंस, हाँ, अब की बार 400 के पार बीजेपी का नारा है। अब की बार, और यहाँ से इम्तियाज़ जलील सांसद, अब की बार नहीं, अब की बार फिर से इस बार इम्तियाज़ जलील कामयाब, दूसरी बार इम्तियाज़ जलील कामयाब। इंडिया आघाड़ी का परफॉर्मेंस, हाँ, इंडिया आघाड़ी पर क्या नहीं? अरे भाई, तुम रोज़ा नहीं थे कि आज खाना नहीं खाना है तुमको? हैं? क्या दबा के खा लिए यहाँ पे? और कुछ है? कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है तो इंडिया फिर? आघाड़ी का आखिरी, हाँ, इंडिया आघाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है? इंडिया इंडिया आघाड़ी की सरकार बन सकती है कि 2024? भाई, इनके पास जो है ना बॉन्ड का पैसा है, हमारे पास गरीब का साथ है, बस मजलूमों का साथ है और सच्चाई। हाँ, वो उनके पास भी है ना, बॉन्ड है उनके पास। सरकार बन सकती है कि 2024 में गवर्नमेंट बन सकती है कि वो अभी हमारी फिक्र करना है पहले। हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज, जहाँ के हम लड़ रहे हैं, पहले हम कामयाब हो जाना। अभी सुनिए, ये हमारे को कामयाब हो जाने का है, कामयाब होने की कोशिश करेंगे। और रहा सवाल बीजेपी को रोकने का, तो यकीनन हम बीजेपी को रोकेंगे। कम्युनल फोर्सेस को रोकने का काम हम ही कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। कोई पार्टनर में होगा आपका? हाँ, आप जैसा साथी रहने के बाद पार्टनर की क्या जरूरत हमारे? सर, अब इलेक्शन नजदीक आ गए हैं, रसोई गैस और पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है। इसीलिए इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होना, हर 6 महीने इलेक्शन होना, तो गरीबों का फायदा होता ना। अब देखो आप, हाँ सही है, गरीबों का फायदा कैसा होगा? वरना पप्पा जी 5 साल के लिए बैठे रहेंगे, 4 साल के बाद डकार लेके बोलेंगे अरे जनता है अभी। अब चुनाव है तो पेट्रोल कम हुआ, डीजल कम हुआ, गैस कम हुआ। और 1 नेशन 1 इलेक्शन भारत के संविधान के फेडरलिज्म के खिलाफ है। इसके खिलाफ भी हम खुद जाकर वो जो कमेटी बनाई गई थी प्रेसिडेंट कोविंद साहब के, हम जाके बोले ये गलत है। अब आप कैसा विधानसभा, पार्लियामेंट, जिला परिषद, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल चुनाव एक साथ करेंगे? भाई, जनता के मुद्दा अलग होगा ना। जैसा यहाँ पर पीने का पानी का मुद्दा है, नेशनल में नहीं होगा। विधानसभा में करप्शन होगा, नेशनल में कुछ और होगा। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन करा के तो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ये गलत होगा। अभी बस हो गया, बस चलो।